नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर कमोडिटी से जुड़े हुए सिर्फ सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कोई भी ट्रेडर हो उनके लिए खास सलाह है कि बिना स्टॉप लॉस के आप कोई भी ट्रेड नहीं करें। एक्सपर्ट की सलाह, चैनल पे दिए गए जो भी एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं, इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, आप खुद की भी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं। आप अगर नए ट्रेडर हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग के जरिए पहले प्रैक्टिस करें, फिर आप एक स्किल्ड ट्रेडर होने के बाद ही बाजार में उतरे, फिर ट्रेडिंग करें। लेकिन कोई भी जोखिम लेने से पहले आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हों। क्या करना है, आप अपने इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार सलाह जरूर ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायदा बाजार के शो की शुरुआत कर लेते हैं। आज एक्शन दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में। रवि जी, गोल्ड और सिल्वर काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, क्या लग रहा है ये तेजी और बढ़ने वाली है शाम के सत्र में? मेरे हिसाब से थोड़ा वोलेटिलिटी अभी रह सकता है। पर्टिकुलर जो सारे इवेंट्स है वो अभी खत्म हो चुके हैं। हालांकि उसके पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसके आउटकम का भी मार्केट वेट कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है डॉलर इंडेक्स में होगा। शायद फाइनेंशियल मार्केट में कम इम्पैक्ट हो, बट डॉलर इंडेक्स के इम्पैक्ट की वजह से शायद आपको बुलियन में उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखे। मुझे ओवरऑल लग रहा है कि गोल्ड में जो तेजी का टर्न है वो इंटैक्ट है। अभी भी मुझे ये लेवल पे गोल्ड में लग रहा है कि एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक गोल्ड में 59,200 के करीब बाय करें। एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए 58,940 का। टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो 59,720 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी और यहाँ पे बढ़त जारी रह सकते हैं। हालांकि क्योंकि बहुत बड़ा है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। क्या सलाह देंगे? गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी दिख रही है। फेड के डिसीजन के बाद लग रहा है बाजार को अब एक डिसाइसिव मूव की तैयारी चल रही है। 60,000 के ऊपर फिर से सोना जा सकता है क्या? बीरेन्द्र सर, आपसे मेरा सवाल था, क्या सोना 60,000 के ऊपर फिर से जाएगा? में एक्सपायरी बाकी है, शॉर्ट कवरिंग भी मेरे हिसाब से थोड़ी बाकी है, तो मैं अप्रैल को अवॉइड करूंगा। बट कॉन्ट्रारियन प्ले के हिसाब से जून गोल्ड 60,200 पे अगर आता है तो शॉर्ट प्रेफर करूंगा। सिर्फ 2 दिन का ट्रेड है ये, कल इवनिंग तक का, जिसमें 60,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 59,200 का टारगेट रहेगा। बट ये वीकेंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड क्या आपको लग रहा है कि 60,000 के ऊपर और चांदी 70,000 के ऊपर जा सकती है क्या? पॉसिबल है विश्व मोहन जी, क्योंकि जो भी ट्रिगर्स थे, आई थिंक जो नेगेटिव ट्रिगर्स थे वो खत्म हो चुका है। एफओएमसी मीटिंग के बाद अभी ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि फेड का जो आगे का स्टांस है वो क्या रहेगा। उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये इस बार तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया है और थोड़े से डॉविश साउंड किए थे, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस का उन्होंने जिक्र किया है और ये भी कहा है कि दे माइट गो फॉर अ पॉज। तो हो सकता है कि एक मई में एक बढ़त हो, क्योंकि टर्मिनल रेट जो है वो अराउंड 5.1% के आसपास दिखा रहा है। तो हो सकता है कि एक और पॉज हो, एक और इंटरेस्ट हाइक हो, उसके बाद मेरे हिसाब से वो एक पॉज लेंगे। तो आई थिंक दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और सिल्वर में अगर देखें तो सिल्वर में इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक तेजी दिख रही है। कॉपर में अच्छा खासा अपमूव आया है। तो सिल्वर में दोनों ही साइड से एक सपोर्ट मिल रहा है। सिल्वर में मुझे लगता है कि 70,200 का लेवल हम बहुत ही जल्द देख सकेंगे। और गोल्ड में 60,000 अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये वीक में ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक बारी 59,400 500 तक के लेवल दिख सकते हैं। आज का थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो आई वुड प्रेफर बाइंग एट अ लोअर लेवल। 59,050 59,060 का एक बाइंग जोन है इसमें। और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 58,800 के आसपास आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सिल्वर में 69,300 के आसपास बाइंग बन रही है और जो इसका टारगेट है वो अराउंड 70,200 का आ रहा है और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 68,900 800 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। रविंद्र जी, एक सवाल था हर्ष प्रजापति का झांसी से। हालांकि आपकी खरीदारी की सलाह है, 70,200 लग रहा है आपको कि चांदी जा सकती है, लेकिन इन्होंने 2 लॉट चांदी को 69,000 रुपए में शॉर्ट कर दिया है। अब क्या सलाह है इनके लिए?
आई थिंक थोड़ा रिस्क है। आज का जो हाई है टुवर्ड 69,900 950 उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग इट माइट इजीली टेस्ट मोर 300 400 पॉइंट्स। और अगर उनको ऊपर में स्टॉप लॉस रखना है तो आई थिंक 70,200 या 70,300 का एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहां से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक करेक्टिव मूव आए, लेकिन अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग 71,000। सो आइदर आज का हाई का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए या फिर 70,200 के आसपास मेंटेन। 20,200 का टारगेट है इनका इंट्राडे के लिए, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस बताए गए उसका भी ध्यान रखिएगा। एक और दर्शक है सोने चांदी पर ही, लेकिन इनका व्यू इन्वेस्टमेंट का है। आमिर है मुरादाबाद से। बीरेन सर 2 साल के लिए सोना या चांदी खरीदना चाह रहे हैं, प्योरली इन्वेस्टर हैं, क्या लग रहा है किन लेवल्स पे खरीदे और कितनी रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए इनको गोल्ड और सिल्वर में 2 साल में? का एप्रिसिएशन रुपी के हिसाब से आता है और 3-4% का गोल्ड के हिसाब से समझे तो 8 to 10% का रिटर्न आ सकता है। उनका लंबी अवधि का जो प्लान है तो ये गोल्ड बॉन्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें एडिशनल एडवांटेज इंटरेस्ट रेट 2.5% इंटरेस्ट का भी होता है। रवि जी आप क्या सलाह देंगे, जो ये लंबी अवधि के निवेशक है 2 साल के लिए गोल्ड और सिल्वर, क्या उम्मीद करनी चाहिए इनको, कितनी तेजी की उम्मीद करें 2 साल में? मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में सबसे बेटर वे है कि अगर आपको निवेश करना है लंबे समय के लिए, आपको अंदर जाना है तो एक एसआईपी के दौर पे वहां पे बाइंग करें। सिल्वर ईटीएफ पे अवेलेबल है, गोल्ड ईटीएफ पे अवेलेबल है। एवरी मंथ आप आपके जो भी बाइंग अमाउंट है उसमें आपको 1/10 मींस के 1/10 जो पार्ट है वो आप वहां पे एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहे। अगले 10 महीने इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं गोल्ड एंड सिल्वर का। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, और फेवरेबल भी है। 8-10% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर फिर भी बेटर रिटर्न करने के लिए आप एक अक्यूमुलेशन का अप्रोच लगाए और एवरी डिप पे बाई का मौका ढूंढे। मुझे लग रहा है 2 साल में एक बार गोल्ड में एंड सिल्वर दोनों में 10% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से, ये पूछ रहे हैं कि जिंक क्या 250 रुपए तक आएगा क्या नीचे की तरफ? हालांकि बहुत दूर नहीं है, 253 पे है। रविंद्र जी लग रहा है आपको नीचे 3 रुपए और नीचे आएगा जिंक यहाँ से? मेरे हिसाब से 252-50 के आसपास सपोर्ट है, तो वहां तक एक बार पॉसिबिलिटी है 250 का। कॉपर में जो हिसाब से कॉपर में हम एक अपमूव देख रहे हैं, आई थिंक थोड़ा बहुत एक 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 बाउंस बैक आ सकता है इवन इन जिंक। लेकिन जब तक कि ये 254-50 255 के नीचे है तब तक मेरे हिसाब से एक अपमूव नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर से एक बार हम 258 260 तक का लेवल देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 252-50 का एक फ्लोर होना चाहिए। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? बीरेन सर क्या सलाह देंगे क्रिश को कॉपर में? अप्रैल कॉपर शॉर्ट है 770 770 के आसपास, 780 का स्टॉप लॉस होगा और 755 का टारगेट रहेगा। की सलाह 755 के टारगेट के लिए, 780 का स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू से। क्रूड और एनजी में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी क्या करना चाहिए क्रूड और एनजी में, खरीदें या बेचें, क्या करें? क्रूड में मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। $72 WTI में 72 हाफ का एक सपोर्ट था पहले, जिसे ब्रीच करके प्राइस $65 तक आ गया। तो अभी वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से 5,900-950 तक का एक रेजिस्टेंस होना चाहिए क्रूड में, और लोअर साइड जो है वो 5,600-550 तक का है। तो आई थिंक 5,900 से 6,000 तक का एक सेलिंग जोन बनता है, तो वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये गिरता है टुवर्ड्स 5,550 5,600 तो $65 का WTI में एक 200-250 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है डेली चार्ट्स पर। तो जब तक कि उसके नीचे नहीं क्लोजिंग आता तब तक वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करना चाहिए। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में आई थिंक जो ठंडी है वो खत्म हो रही है यूएस में और स्प्रिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत डिमांड को लेके थोड़ी चिंता है। उस वजह से प्राइसेस थोड़े नीचे आ रहे हैं, प्लस सप्लाईज काफी एम्पल है। लेकिन इसमें डाउनसाइड जो है वो मुझे लिमिटेड लगता है। अभी एज ऑफ नाउ एक डेली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग था पहले, जब भी प्राइसेस 246 तक जाके आया था, तो उसका सपोर्ट जो है वो अराउंड 164 का है, जो कि रिसेंट लो था।
वो जब तक नहीं निकलता तब तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसमें फिर से एक बार हम बाउंस बैक देख सकते हैं। तो जब भी ये 178 175 आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग जोन। 164 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर से एक बार हमें लगता है कि 200 205 तक का बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि इसमें डाउनसाइड अभी लिमिटेड लगेगा। ओके, एक पवन है हिसार से, ग्वार सीड का नीचे का रेंज क्या लग रहा है, नीचे की तरफ कहां तक जा सकता है रवि जी? गुआर में मुझे लग रहा है 5500 का गुआर सेट में एंड 11500 के करीब गुआर गम में एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो दोनों सपोर्ट आप ध्यान रखें। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाता, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड जारी रहेगा। तो आप अगर नया बाय करना है तो 5500 के करीब आप एक बॉटम गुआर सेट में मान सकते हैं। जी, एक और सवाल इनका कोरिएंडर पर था कि धनिया 10 अप्रैल तक कहां तक जा सकता है, क्या लग रहा है कोरिएंडर को लेकर बीरेन जी? कोरिएंडर में वैसे चार्ट्स थोड़े सपोर्टिव है। मैं 1-2 वीक का व्यू इसमें नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये टिपिकल हाइपर वोलेटाइल आइटम है, तो इसमें थोड़ा ब्रॉड व्यू मेरा रहेगा 2-3 महीने के हिसाब से, या कम से कम 3-4 वीक तो मिनिमम व्यू रहता है इसमें। और अभी फिलहाल अपसाइड व्यू है। दिख रही है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की। हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब हैं, सनविन ग्रुप के सीईओ। संदीप जी, पाम तेल में लगातार गिरावट दिख रही है और पाम तेल ही नहीं, बाकी खाने के तेल के दाम भी तेजी से कम हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या रूस यूक्रेन में जो ब्लैक सी के जरिए जो ट्रेड होना था उसका जो टाइम लाइन है वो बढ़ाया गया है, उसका असर है, या और अराइवल का टाइम था उस वजह से ये दबाव दिख रहा है? बजोरिया जी, आपसे मेरा सवाल था कि पाम तेल में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है, वापस से आपके पास आते हैं बजोरिया जी। तब तक बीरेन सर से ले लेते हैं। बीरेन जी, क्या लग रहा है, खाने के तेल के दाम लगातार नीचे कम हो रहा है, क्या वजह दिख रही है आपको? फिलहाल तो ये जो बैंकिंग क्राइसिस जो टर्मोइल है उसका हर कोई कमोडिटी पे इफेक्ट आया है, और स्पेशली चाइनीज ऑयल सीड सेक्टर में काफी दबाव है, डालिया पाम, डालिया सोया, इसकी असर केएलसी पे भी, मींस मलेशियन पाम पे भी दिखी हुई है। इसको होलसेल लॉन्ग लिक्विडेशन बोलेंगे। जो तेजी का सौदा था उसका लिक्विडेशन हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। रवि जी, आपका व्यू, क्यों गिर रहे हैं दाम ये खाने के तेल के? सरसों इतना गिर रहा है घरेलू बाजार में, एमएसपी के नीचे आ गया है, पाम तेल में काफी गिरावट आ गई है, हफ्ते भर में 9% दाम टूट चुके, क्या लग रहा है और गिरने वाले हैं दाम क्या? पर्टिकुलर ये गिरावट है, एक तो क्रूड के प्राइसेस के साथ भी काफी एडिबल ऑयल का कोरिलेशन होता है, तो पर्टिकुलर वहां भी ट्रेडिंग साइड से थोड़ा नरमाया था। साथ में जो चाइना का स्टॉक भी काफी बढ़ा है और साथ में जो गर्मियां के सीजन चालू हुए, तो मुझे लग रहा है ऑफ सीजनलिटी का भी एक इश्यू है। डिमांड पहले से इतनी थोड़ी बहुत वॉलेटाइल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो सप्लाई के इश्यू थे वो रिस्टोर होने की वजह से, और साथ में देखें तो अभी एक हैंगओवर है आगे जाके कि ब्राजील अर्जेंटीना के वेदर के अभी भी न्यूज इतने पॉजिटिव नहीं आ रहा है। अभी भी ऑस्ट्रेलियन वेदर से एंड जो भी अभी तक यूएस की एजेंसी का रिपोर्ट आया है, तो शायद अभी भी अल नीनो की सिचुएशन का वो प्रेडिक्शन कर रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बन जाना चाहिए, यहाँ से ज्यादा गिरावट की मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ। बीरेन जी, ग्वार सीड पर एक दर्शक है, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, पवन है हिसार से, पूछ रहे कि ग्वार सीड का ऊपर का रेंज क्या रहेगा? फिलहाल जो बैंक ऑयल, जो बैंक टर्मोइल है, हर कोई एसेट पे इसकी इफेक्ट, जो भी हम स्क्रीन पे देखेंगे सब पे इसकी इफेक्ट है। तो फिलहाल डिमांड सप्लाई या चार्ट या सब फिलहाल छोड़ देना चाहिए जब तक यूरोप से क्लैरिटी नहीं आए तब तक। चलिए, तो ये व्यू है ग्वार को लेकर। कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है किशन है नासिक से, जीरा का आउटलुक जानना चाह रहे थे। रवि जी, जीरे में क्या हो रहा है, क्या लग रहा है जीरे में? जीरे में जो वेदर चेंज हुआ इस हिसाब से थोड़ा प्राइस को सेंटिमेंट सपोर्ट मिला था। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म आउटलुक अभी भी लग रहा है कि वहां पे थोड़ा फॉर्म रहना चाहिए। हालांकि जैसे वेदर की क्लैरिटी एंड कितना उसका नुकसान हो इसकी क्लैरिटी आएगी, आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगा, तो इसके लिए रेडी रहना है। इसमें दो पोजीशन है, ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए सोच रहे हैं,
वो अभी भी सेल ना करें। मुझे लग रहा है कि 34,700 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, अभी 34,200 का अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 35,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट जो हेजर्स है जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, तो मेरे हिसाब से 35,500 से 36,000 के बिटवीन एक बार आपको आपकी पोजीशन सेलिंग करके फ्यूचर में हेज कर लेनी चाहिए। रविंद्र जी, अगले दर्शक है परवीन है हिसार से। इन्होंने जो करंट मार्केट प्राइस है ना MCX का, उसी में गोल्ड को सेल किया है 59,250 रुपए में। 2 लॉट सेल है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। हालांकि आपके जो कॉल है इंट्राडे के लिए आपने बाइंग की कॉल दी है, क्या ये शॉर्ट साइड से निकल जाए या बने रहे? नीचे की तरफ का भी उनको मिल जाएगा मौका निकलने का। रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था। मेरे हिसाब से 59,360 का एक डबल टॉप है इंट्राडे में। जब तक वो नहीं निकालता तब तक पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, और लोअर साइड में आई थिंक 59,150 के आसपास सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 59,50 59,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो आई थिंक 59,360 का स्टॉप लॉस रख के ही कैन होल्ड, बट अगर 59,360 निकल जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर 59,500 से 59,600 तक के लेवल दिख सकते हैं। ओके, चलिए, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं अभी और मौजूद हैं। संदीप बजोरिया जी हैं और अरुण सेक्सरिया साहब हैं। सबसे पहले पाम तेल पर बात कर लेते हैं। बजोरिया साहब, क्या लग रहा है? पाम तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। घरेलू बाजार में सरसों के दाम आप देख ही रहे हैं, MSP के काफी नीचे आ गए। क्या वजह आपको लग रही है, और ये दाम आगे क्या और गिरने वाले हैं? देखिए जनाब, पाम तेल के दाम 4 मार्च को ये 4350 4400 थी रिंगिट इंडेक्स, जो अभी हो गई 3571। तो आप देख रहे हैं करीबन, आप समझ के चलिए 800 रिंगिट जो है, मतलब 700 से 800 रिंगिट बाजार गिर चुका है, और डॉलर में करीबन आप समझिए $125 से $150 बाजार गिर चुका है। वहाँ दिक्कत ये हो रही है, वर्ल्ड में मैक्रो सेल ऑफ है फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, उसको लेके फंड्स कमोडिटी से एग्जिट कर रहे हैं। सीबॉट को भी बुरी तरह से गिराया है, 62 सेंट के सीबॉट को 54 कर दिया है। तो इस कारण से हम देख रहे हैं सभी कमोडिटी में, सोयाबीन में $125 गिरा है, CPO में $125 गिरा है, सनफ्लावर में 150-200 गिरा है। तो फंड्स ने एग्जिट कर दिया कमोडिटी को, पूरी लॉन्ग पोजीशन को जीरो करके उन्होंने शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर दी है। तो ये मैक्रो सेल ऑफ है, और उससे कमोडिटीज में असर पड़ के दाम एकदम कम हो गए। गवर्नमेंट को अभी ड्यूटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ऐसे में किसानों की हालत खराब होगी। MSP के तो नीचे बिक ही रहा है, और लोगों के हाथ में भी समूचे भाव को इतना तेल है, तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। गवर्नमेंट को भी अलाइव होके माहौल बन गया, समय बन गया है कि एडिबल ऑयल की ड्यूटियां इमीडिएट बढ़ाई जाए। ओके, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वकालत आप कर रहे हैं, लेकिन कितनी गिरावट की आशंका और यहाँ से लग रही है? क्योंकि दाम तो लगातार गिर रहे हैं। हफ्ते भर में देखिए पाम तेल 9% गिर चुके हैं। सरसों की हालत आप देख रहे हैं कितना नीचे आ चुका है MSP के। देखिए, गिरावट की शंका, ये तो आशंका पे माइक्रो सेल ऑफ पे डिपेंड है, मतलब और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते ये कंप्लीट हो गया है। 1-2 दिन और सेल ऑफ हो सकता है, अगले हफ्ते स्टेबिलिटी शायद आ जाए, बट डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड फंड्स लोग एग्जिट कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है सब चीजों पे। तो सेंट्रल बैंक्स भी इतनी हॉकिश हो गई है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, घटाते समय ऐसे घटा दिए, नियर जीरो कर दिए, बढ़ाते समय ऐसे कुछ दिनों में ही, महीनों में ही उठा के 4.5-5% कर दिया। तो ये बहुत स्पीड से घटाना और स्पीड से बढ़ाना में लोग ट्रैप हो जाते हैं। ओके, ये थोड़ी दिक्कत की बातें हैं। सेंट्रल बैंक्स को ये सब इम्पैक्ट समझ के काम करना चाहिए, लेकिन सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक है, कौन जाके चैलेंज करे उनको। ओके, बजोरिया साहब आप बने रहिए, आपसे एक और सवाल मुझे पूछना है। उससे पहले अरुण सेक्सरिया साहब से पूछ लेते हैं, कॉटन मार्केट को लेकर स्थिति जान लेते हैं। सर, कॉटन में क्या हो रहा है? अराइवल्स के जो अब नए डेटा आ रहे हैं पिछले 15 दिनों के, वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। क्या सुधार कुछ हो रहा है? और उत्पादन के जो नंबर CI की तरफ से जारी किए गए, क्या लग रहा है इससे कम उत्पादन की संभावना दिख रही है अब? नमस्कार जी, देखिए मेरा जो पहले भी अनुमान था और अभी भी यही अनुमान है, हिंदुस्तान की कॉटन क्रॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल उत्पादन 335-40 लाख गांठ का होने की पूरी संभावना है। विषय प्रॉब्लम एक ही है कि प्रेसिंग का, कितनी गांठ प्रेस होगी। ओके, आज प्रेसिंग अभी तक के जो प्रेसिंग के आंकड़े आ रहे हैं वो 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 85 लाख के आए हैं। तो ये इतनी क्वांटिटी अपनी लगभग 1 करोड़ 40 1 करोड़ 50 लाख गांठ आपकी और प्रेसिंग हो जाएगी क्या? संभव नहीं है। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ कपास होने वाला है इन दिस कॉटन सीजन। ओके सर, यार्न की डिमांड तो कम होने की वजह से, तो क्या इस पे खरीदारी पे असर तो नहीं हो रहा है स्पिनिंग मिलों की तरफ से?
सर यान की डिमांड है ही नहीं ना सर। आज इंटरनेशनली आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर समझो 100 किलो यान बनता है, 1 तिहाई माल लोकल में बिकता है और 2 तिहाई माल एक्सपोर्ट होता है। वो 2 तिहाई में से एक्सपोर्ट हो रहा है खाली मुश्किल से 30% 35%। ओके। और जो 1 तिहाई माल जो इंडिया में बिकता है उसका मुश्किल से आपका 70% माल बिकता है। तो ऑन एन एवरेज 100 टन अगर 100 किलो यान बनेगा तो उसमें से 50 किलो से 55 किलो का यान अभी भी अनसोल्ड रहता है। तो इन्वेंट्री आप देखिए, मिलों के अंदर इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है साउथ में। वो रिपोर्ट तो सर आ रही है, वो मैंने भी पढ़ रहा था कि इन्वेंट्री लगातार उनकी बढ़ रही है। लेकिन सर दाम को लेकर क्या लग रहा है? किसान जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं माल को रोककर, क्या उनको भाव मिलेगा ऊपर की तरफ? सर किसान की उम्मीद जो है वो मतलब उनको तो जितना पैसा चाहिए था उनको तो पैसा मिला ही है। अभी आज ये कहना कि लास्ट ईयर 12,000 रुपये में 10,000 रुपये में बिका, तो वो कहना वो मिलना मुश्किल है। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? छोटा जवाब दीजिएगा सर सेक्सरिया साहब। कॉटन में कितनी तेजी की यहाँ से उम्मीद करें, जो करंट भाव है उस भाव से? मेरे को तेजी मतलब रेंज जो चल रहा है आज ये 57-58 हजार से लेके 62-63 हजार का रेंज दिख रहा है मेरे को फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके ओके। कॉटन केक में क्या लग रहा है? कॉटन केक को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं? क्योंकि एक दर्शक आपसे सवाल भी पूछ रहे थे कि सेक्सरिया साहब से पूछे कि कॉटन केक में क्या हो रहा है, उसके प्राइस किस तरफ जा सकते हैं? सर कॉटन केक में तो कोई माँ बाप ही नहीं है। अभी जैसे संदीप जी ने भी कहा कि तेल के अंदर इतने दाम गिर गए हैं, सब गिर गए, तो कॉटन केक भी खाली अकेला तो कॉटन केक चलेगा नहीं ना। आज अगर रुई में भी आज जो अराइवल कंपनी आ रही है उसके बावजूद भी कॉटन केक में कोई तेजी नहीं आई है। इट्स एन इंडिकेशन कि कोई अंडरलाइन सपोर्ट ही नहीं है कॉटन केक में। बिल्कुल, अक्रॉस द बोर्ड जब गिरावट है तो यहाँ पर भी गिरावट आएगी। कॉटन केक अक्रॉस आइसोलेशन में नहीं रह सकते ना। जब मैक्रो खराब हो तो डेफिनेटली, जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता हो तो डेफिनेटली सभी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर चिंता बढ़ जाती है। बजोरिया साहब, आपसे मेरा सवाल कॉटन केक को लेकर होगा। आप क्या सेंस कर रहे हैं इसके प्राइस को लेकर? देखिए, कॉटन केक भी अभी लिमिटेड रेंज का मार्केट हो गया है। मेरे ख्याल से ये 2500 से 3000 के बीच में चलेगा। दोनों साइड की मूवमेंट और सजेस्ट नहीं करती है फंडामेंटली, तो ये समझ के चलिए। तो मतलब प्राइस एक्शन ये सब लिमिटेड रहेगा और ये एक रेंज है, ये ब्रॉड रेंज में कॉटन केक चलेगी। ओके। बेसिकली मतलब ये साल ये है कि आपको मौके मिल सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट ने एक्शन दिखाया है, अभी ये सब एक्शनों के बाद में अब लिमिटेड रेंज के मार्केट हो गए हैं और उसी के दौरान में आपको चलना पड़ेगा। आपको 100-200 रुपया मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, वापस आप शॉर्ट पोजीशन खड़ी करो और 100-200 में वापस उसको बुक करो, यही करना पड़ेगा। ओके। सेक्सरिया साहब, जाते जाते अब आखिरी सवाल, क्या उत्पादन के जो नंबर अभी पिछला उत्पादन सीआई की तरफ से जो जारी किया गया था 313 लाख गांठ का, क्या उत्पादन इससे भी कम होगा? अब जो अगला नंबर जो आएगा वो इससे भी कम होगा? उत्पादन का नंबर नहीं है, ये प्रेसिंग के नंबर है। सीआई हमेशा प्रेसिंग के नंबर रिलीज करती है, नॉट द क्रॉप। तो प्रेसिंग का नंबर 313 है, 310 भी हो सकते हैं, 305 भी हो सकते हैं। वो उनका सीआई का जो असेसमेंट होता है वो बराबर एक 15-20-25 जने की कमेटी होती है, उसमें होता है। पर मेरा मानना यह है कि इसके अंदर कम से कम 15 से 20 लाख गांठ का कपास बैलेंस रहेगा। 15 से 20 लाख गांठ का कपास कैरी फॉरवर्ड रहेगा, जो सितंबर अक्टूबर के अंदर प्रेसिंग होने की संभावना पूरी रहेगी। ओके, शुक्रिया सेक्सरिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया पूरे कॉटन मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। शुक्रिया बीरेन जी आपका भी, रवि जी आपका और रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।